हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं जो मैंने खुद बनाया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अब हम अप्रोच से शुरू करते हैं। तो मेरी अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसी है कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइम टी पर यहाँ है, फिर वो डी टी टाइम बाद ही यहाँ आ गया और फिर वो दोबारा डी टी टाइम बाद यहाँ आया, तो फिर ये चीज़ करने की जगह कि हम इस पार्टिकल का जी वेक्टर निकालें, फिर उसको डी टी से मल्टीप्लाई करें, फिर इसका निकालें, फिर उसे ऐड करें और इसी तरह करें, मैंने ये सोचा कि हम इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को इन तीनों ही पोजीशंस पे मान लेंगे कि ये इन तीनों ही जगह पर है, और फिर उसका जो जी वेक्टर निकलेगा उसको डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो सेम होगा। और हम यही चीज़ सभी एलिमेंट्स के लिए करेंगे। तो अब हम आंसर से शुरू करते हैं। तो अब अभी के लिए मैं आंसर में प्रोग्रेस करने के लिए ए और बी दोनों की वैल्यू को 1 मान रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आगे बता दूंगा कि अगर ए और बी की कोई और वैल्यू होगी तो फिर वो आंसर कैसे वेरी करेगा। अभी के लिए मैं इसको ईज के लिए 1 मान रहा हूँ। तो अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये ओरिजिन के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका रेडियस बढ़ रहा है और ये रेडियस का फंक्शन है। तो क्योंकि हमें ये गिवन है कि ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन में जो रेडियस होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अब हम सबसे पहले इस अप्रोच की मदद लेते हुए इस एक रेवोल्यूशन का इंटीग्रल ऑफ जी वेक्टर डॉट डी टी निकालते हैं। तो मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर उसने डी थीटा एंगल कवर किया और वो यहाँ आ गया, फिर उसने दोबारा डी थीटा कवर किया और वो यहाँ आ गया। तो फिर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें एक मास एम यहाँ मानना है, एक यहाँ मानना है, एक यहाँ मानना है, और इसी तरह एक पूरी रिंग बन जाएगी। और ये एंगल है डी थीटा डी थीटा। तो अब जो इस एक रिंग के लिए इंटीग्रल ऑफ जी वेक्टर डॉट डी टी होगा वो होगा इस रिंग का मास, जो कि हम निकाल सकते हैं इसकी एंगुलर डेंसिटी, जो कि होगी m बाय डी थीटा को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका मास आ गया। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम से जो कि डी थीटा एंगल कवर करने में लग रहा है, तो वो टाइम होगा डी थीटा बाय ओमेगा। तो ये वो टाइम हो गया। एंड अब इसमें हमें कांस्टेंट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कांस्टेंट वेक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता, बट मैंने अभी इस फॉर्म में इस रिंग का इंटीग्रल ऑफ जी वेक्टर डॉट डी टी इसलिए निकाला ताकि आपको ये दिखे कि हम मास निकालते हुए जिन दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उनके बीच का टाइम डिफरेंस इन टू टोटल मास के प्रोपोर्शनल होगा इस चीज़ का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसमें मास को और टाइम को एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो फिर जो आंसर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब इसका रीज़न ये है कि हमारा क्वेश्चन सिंपली ये नहीं है कि हमें इस एक रेवोल्यूशन के लिए इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें जो रेडियस 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है हमें उस पूरी चीज़ उस पूरे प्रोसेस के लिए इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम जो टाइम लेंगे वो होगा इस एक पूरे रेवोल्यूशन का टाइम, क्योंकि हमें फिर उसके बाद अगले रेवोल्यूशंस की बात करनी है। और डी टी मल्टीप्लाई करने के लिए यही टाइम बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि अगर हम डी थीटा वाला टाइम उसमें ले लेंगे
तो फिर हम आगे रेडियस के वेरी करने वाले एलिमेंट्स की बात नहीं कर पाएंगे। तो अब हम टाइम में एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया वो टाइम। अब इसमें जो फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 2π/d थीटा, ताकि हमें इस एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड मिल जाए। अब हम इसी फैक्टर से मास को डिवाइड कर देंगे। तो अब इस चीज़ की नई वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि वैसे सेम होगी, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये डी थीटा और डी थीटा कट गया, ये टाइम आ गया, और अब यहाँ पे मास में हम यही चीज़ डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हो गया पहले वाला मास, और अब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं ये वाला फैक्टर। तो अब ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मास हमें मिल गया इस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला ही। तो अब हमारा रेवोल्यूशन वाला पार्ट तो सॉर्टेड आउट है। अब हम सिंपली ये मान सकते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल ने एक रेवोल्यूशन करा, फिर उसके बाद इस इक्वेशन के हिसाब से इतने टाइम में उसका रेडियस जितना बढ़ना चाहिए था उसका रेडियस उतना बढ़ गया, और फिर वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया और उसने दोबारा इसी तरीके का रेवोल्यूशन करा। तो अब हम आंसर में आगे बढ़ने के लिए ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सिंपली एक रिंग है मास m की, जिसका रेडियस इस तरह वेरी कर रहा है। तो अब हम इसी चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एक रिंग जिसका रेडियस है इक्वल टू √t। अब रेडियस की वैल्यू √t है, r² की वैल्यू t है, πr² की वैल्यू πt है। अब ये πr² हो गया रिंग के अंदर वाला एरिया, तो एरिया की वैल्यू हो गई पाई इंटू टाइम। अब हम इस रिंग में दोबारा से यही वाली अप्रोच लगाएंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। अब ये वाली अप्रोच थी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। अब इस अप्रोच में अगर हमें रिंग को मानना है तो हम अब ऐसा मानेंगे कि देखो जो ये रिंग है, अब अगर इसका dA/dt पाई है, यानी कि एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वल टाइम्स में इक्वल एरिया स्वीप कर रही है ये रिंग। तो अगर ये रिंग एक टाइम t पर यहाँ है, फिर वो dt टाइम बाद यहाँ आई और उसने इतना एरिया और स्वीप कर लिया इतनी देर में, फिर वो dt टाइम बाद यहाँ आई और फिर से जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो फिर अब हम ये मान सकते हैं कि अब हम दोबारा से इन सभी रिंग्स को ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद जो सरफेस मास डेंसिटी निकलेगी वो होगी m/dA, यानी कि m/π.dt। तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। और अब हम इसी तरीके की अप्रोच यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि अब हमने सभी रिंग्स को ऐड कर दिया, और अब हम इन सभी रिंग्स को ऐड करने के बाद जो g वेक्टर निकलेगा उसको हम इस छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है एक्चुअल टाइम डिफरेंस बिटवीन टू रिंग्स, जो कि हमने एज एन एलिमेंट ली है। तो अब मैं इस चीज़ पे लौटना चाहूँगा कि a और b की वैल्यू अगर कुछ और होगी तो वो तो आंसर कैसे वेरी करेगा। तो अब हमें यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग से करा ये है कि हमने ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लिए जो कि एक्चुअली
ओरिजिनली जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन था उसमें ये उसके पोजीशन के डिफरेंसेस हैं विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले अगर टाइम टी पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ था, ए और बी दोनों की वैल्यू को 1 मानते हुए, तो फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ ए और इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ बी। तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और हमने इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स को ऐड करके ये सरफेस मास डेंसिटी निकाली थी। तो अगर इन सभी पार्टिकल्स का एक्स कोऑर्डिनेट ए के फैक्टर से बढ़ गया और वाई कोऑर्डिनेट बी के फैक्टर से बढ़ गया, तो फिर जो ओवरऑल सरफेस मास डेंसिटी होगी वो डिवाइड हो जाएगी विद ए बी, क्योंकि हम इसको इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह एक्सपैंड हो गया, मतलब ये पूरी शीट एक्सपैंड हो गई बाय अ फैक्टर ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस और फिर बाय अ फैक्टर ऑफ बी एक्सपैंड होगी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब जो हमारा फाइनल सरफेस मास डेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया वो ये होगा। तो अब क्वेश्चन सिंपली ये रह गया कि एक सरफेस मास डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है उसकी अगर एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म शीट होगी तो फिर उसका जी वेक्टर क्या होगा और फिर हम उसको डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो ये पूरा पेपर एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी सरफेस मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो फिर मैं इस शीट को रिंग एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ जिनका सेंटर ये है। तो एक एलिमेंट हो गया ये और इसकी थिकनेस दिखाने के लिए मैंने दूसरा सर्कल भी बना दिया। तो अब मान लो हमें जो पॉइंट गिवन है जिसका हमें जी वेक्टर निकालना है वो इस शीट से एल डिस्टेंस दूर है। तो फिर आप एल डिस्टेंस को इस पेन की लेंथ मान लो। तो फिर अब मैंने ये पेन यहाँ रख दिया और जो इसकी निब पे पॉइंट है वो एक्चुअली वो पॉइंट है जिसका हमें जी वेक्टर निकालना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई कि हमें एल मिल गया जो कि डिस्टेंस है पॉइंट का शीट से। और हमें एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा, वो है एंगल बिटवीन ये वाली लाइन जो कि इस रिंग एलिमेंट के सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस का वो लाइन ज्वाइन कर रही है। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा उसे हम थीटा मान लेते हैं। तो जो इसका रेडियस होगा वो होगा एल टैन थीटा। तो अब हम इस एक रिंग एलिमेंट का जी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वो होगा जी इनटू इस एलिमेंट का मास जो कि होगा सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया जो कि होगा 2 पाई आर यानी कि एल टैन थीटा इंटू डी आर। तो हम एल को बाहर ले आते हैं डी आर में, तो ये हो गया एल डी टैन थीटा। तो ये हो गया जी एम। अब इसमें डिवाइड होगा विद डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होगा इसमें वो होगा एल सेक थीटा और इसका हमें स्क्वायर करना है। और फाइनली एक चीज़ आपको समझ आएगी कि इसका जो जी वेक्टर होगा उसके इस शीट के पैरेलल जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से विद सिमेट्री। तो फाइनली जो बचेगा इसका कंपोनेंट वो होगा परपेंडिकुलर टू दिस शीट। तो उसके लिए हम इस वैल्यू में cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एल स्क्वायर और ये एल कट गए और
यहाँ पे जो ये डी टैन थीटा है इसको हम सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है डी टैन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई जी सिग्मा 2 पाई टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस थीटा और टैन थीटा कैंसिल आउट होके साइन थीटा हो गए। तो और यहाँ पे हमें इस जी वेक्टर में हमें आगे डी लगाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ एक एलिमेंट है टोटल जी वेक्टर का। तो यानी कि इस चीज़ की वैल्यू हो गई जी सिग्मा 2 पाई इंटू साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो अगर हमें पूरा जी वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे 2 पाई जी सिग्मा इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा। इस चीज़ का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो इसको छोड़ो अब यहाँ से। एंड अब जो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड है वो होगा 2 पाई जी सिग्मा। तो अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक शीट के लिए जी वेक्टर हमने निकाला 2 पाई जी सिग्मा के कैप का नेगेटिव। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि ये जो शीट है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। तो अब ये हमारा जी वेक्टर आ गया। अब इसमें हम ये वाली सरफेस मास डेंसिटी डाल देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा इक्वल टू 2 पाई जी और फिर ये वाला सिग्मा m अपॉन पाई ए बी डी टी। और अब क्योंकि हमें जी वेक्टर डॉट डी टी निकालना था तो इसमें हम डी टी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 पाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अपॉन पाई ए बी। और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो हम इसकी डायरेक्शन डाल देंगे जो कि काफ़ी ऑब्वियस है और वो है -k कैप। थैंक यू।